गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। मैंने तीनों इसीलिए कहा कि हमारे जो प्यारे भाई हो और मेरे प्यारे दोस्तों जो है, जो जब भी वो वीडियो देखेंगे तो उस वक्त के लिए उनको उस तरह का मेरा सलाम हो जाएगा। तो मैं हर साल की तरह इस साल भी जो नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिक के, हर साल में जिस तरह होता था 1 मार्च से, तो इस बार थोड़ा एक दिन लेट हो गया, जिसके कारण मैं आपको 2 मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ बैच को। तो सबसे पहले हम हमेशा ये पढ़ाते थे मैथ में, सबसे पहले मैथ में जो चैप्टर पढ़ाते थे वो था त्रिकोणमिति, लेकिन इस बार सिलेबस में तो कुछ चेंज किए हैं। आज मैं इस बार मैं पढ़ाने वाला हूँ द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण पढ़ाने वाला हूँ। क्यों पढ़ाने वाला हूँ, इसका भी इसमें कोई रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि चैप्टर 4 जो है बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि मैं बीएड कर रहा हूँ। तो बीएड जो मैं कर रहा हूँ तो बीएड में बताया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। पढ़ाता तो सब है, लेकिन पढ़ाने का तरीका पता नहीं होता है कि पढ़ाया किस तरह जाता है। ठीक है, तो मुझे बीएड में, जब मैं बीएड करने के लिए गया था तो मुझे ये चीज़ की जानकारी नहीं था कि बच्चा को किस तरह कौन सा चैप्टर पढ़ाने से बच्चा को अच्छा रहता है। तो ये चीज़ मुझे जानकारी मिला, इसलिए मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमको ये पूछा था कि बीएड में बीएड में मुझे सवाल पूछा था कि सबसे पहले आप मैट्रिक को पढ़ा रहे, सबसे पहले आपको पढ़ाना पड़ेगा सिलेबस स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा कि सर मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। तो बोलता कि रॉन्ग, डायरेक्ट मुझे रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मुझे जानकारी थी नहीं और इसलिए मैं आपको उससे शेयर कर रहा हूँ। तो हमने बोला सर आखिर क्यों, क्या पढ़ाना चाहिए? तो बताया कि बेटा सबसे पहले आपको मैट्रिक के बच्चे के लिए सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को पढ़ाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाइए। तो मैंने कहा सर क्यों? तो बताया कि बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गुणनखंड एक पद होता है, टर्म वाला होता है, फर्स्ट टर्म इन लास्ट टर्म इक्वल मिडिल टर्म वाला होता है, पोजीशन होता है। और वो मैथ का जोड़ जो है, गढ़ जो है, पूरे मैथमेटिक्स की किताब में सारे हर जगह होते हैं। इसलिए उसको पढ़ाने से बच्चा का माइंड खुलता है, और जब भी आता है तो उसको आप एग्जाम्पल देकर आप समझा सकते हो कि देखो फला चैप्टर में पढ़े थे, उसे वैसे बनाना है। तो बच्चा खटखट बनाते हैं। तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है। इसलिए मैं आपको द्विघात समीकरण सबसे पहले इस बार पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस बार चेंज हुआ है। ठीक है, और हम हालांकि त्रिकोणमिति पढ़ाते थे क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और बच्चा को इंटरेस्ट लगता था, लेकिन वो बीएड में जब गए तो ये मेरी भी माइंड खुली और मैं आप तक भी ये बात को शेयर कर दिया। ठीक है, तो चलिए, और द्विघात समीकरण के बारे में जानने से पहले मुझे एक थोड़ा सा बहुत ही दिल छूने वाली, आज मैंने एक वीडियो देखा तो ट्रेंडिंग में चला काफ़ी, तो इसलिए मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। एक बात की जिसकी शादी राजस्थान में हुई थी। आज आप जैसे लड़कों के लिए, आज आप जैसे लड़कों और ये हम सबको सीखने के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन बात है। बात यह है, मैं दर्द भरी से कह रहा हूं, मेरी आंख से आंसू निकल गए थे जब मैं इस वीडियो को देखा था। बात 2018 में आयशा जो बहन थी, हमारी प्यारी बहन, उनकी में आरिफ खान नाम से एक लड़का से, उसका नाम आरिफ खान था। क्या बोलो, उसके लिए कौन सा वर्ड दे, उस वर्ड भी मतलब नापाक हो जाएगा, ऐसा वर्ड देना अच्छा नहीं लगता है। निकम्मा एक वर्ड है ना, वो भी नाम आरिफ के लिए अगर हम दे दें तो अच्छा नहीं लगेगा। निकम्मा जो वर्ड है, निकम्मा जो भी बोलते भाषा में बोलते हैं, निकम्मा जो वर्ड है, आरिफ के अगर निकम्मा वर्ड अगर दे दे तो हमारे लिए, हमको लगता है कि शायद भी अच्छा नहीं लगेगा। निकम्मा वर्ड खुद अपने आप में गिल्टी फील करेगा कि ये आरिफ के लिए सूटेबल नहीं है, और उससे भी मतलब पाखंडी जितना भी सारे वर्ड है उनके लिए सूट होगा। अब क्यों बोल रहे हैं इसके लिए, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आरिफ ने ऐसे घिनौने हरकत किए हैं, हमारे आयशा बहन के पर अत्याचार किए हैं कि जो मैं आपको बयान करने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फील नहीं हो रहा है ऐसा। तो 2018 में मेरी आयशा बहन की जो शादी हुई थी, उससे वो दहेज के लालच में हमेशा उसको टॉर्चर करते रहा, दहेज के लिए सिर्फ। अरे निकम्मा, जब कमाने का तुम्हारा औकात नहीं था तो तुम शादी नहीं करते, तो दहेज के लिए। तो बेचारी ऐसा अपनी माँ से जितना हो सका, बाप से जितना हो सका उतना लेके गया। लास्ट में 2 साल शादी का गुजर जाने के बाद वो क्या हुआ, फिर उसको कहा कि मुझे 2 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए। तो इनका बाप जो है, अपना जो भी चीज़ था, इनका आयशा के बाप, उनका जो सारा चीज़ बेच करके उनको 1.5 लाख टका दिया।
फिर वो आरिफ जो लड़का था, वो निकम्मा लड़का, वो जो क्या किया, उसको उठा के फिर अपना घर लेके गया। कुछ दिन बाद फिर उसको इनके माँ के यहाँ छोड़ दिया। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा मैं बयान कर रहा हूँ। तो वो जब वहाँ गया तो जाने के बाद वहाँ घर मायके यहाँ छोड़ दिया। तो आयशा का दिल में हमें चोट पहुँचा रहा कि मैं आयशा हूँ क्या, मैं आयशा मेरी माँ शादी दिला देने पर भी मैं माँ बाप का बोझ बन के रह जाऊँ। उनके दिल में ये हमेशा बातें रह गई। तो उन्होंने आरिफ को फोन करके बात कहा। तो आरिफ ने कहा जा तू मर जा। तो ये एक बार धमकी भी दिया था, ऐसा नहीं धमकी दिया था कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो आरिफ क्या बोल रहा है, दहेज का जो निकम्मा था वो क्या बोल रहा है, पाखंडी क्या बोल रहा है कि बोला तू मर जा और एक वीडियो बना के मुझे भेज देना। बताओ कितना उसके लिए पाखंडी वर्ड भी सुटेबल नहीं हो रहा है, उनके लिए निकम्मा वर्ड भी सुटेबल नहीं हो रहा है। उनको जितने सारे मतलब गलत वर्ड है उनके लिए मैं तो कहूंगा देना चाहिए। मैं दिल से बात ये कह रहा हूं। तो एक दिन ऐसे उनको धमकी दिया, तो उसने वो ऐसा कहा। लास्ट में वो क्या की, 2021 में 25 तारीख को, यानी आज से 5 दिन पहले की बात है, 25 तारीख को वो गई, राजस्थान में एक नदी है, हाँ वो नदी में, वहां पे जाकर के वो अपना एक वीडियो बनाई और इतनी मस्त वीडियो के वो हंसता हुआ चेहरा और अंदर में गम छिपा हुआ, सारे गम को छिपा करके हंसता हुआ, इतनी मुस्कुरा करके बातें को जब बयान कर रही थी, दिल से आंसू निकल गया, आंख से आंसू निकल गया मेरा देख करके। वो बोल रही थी कि देखिए मैं हवाओं से बातें करना चाहती हूँ और मुझे कोई किसी ने उकसाया नहीं है, मैं जो करने जा रही हूँ ये मेरी खुद का एक फैसला है। मैं अब जिंदगी से बहुत उकता गया हूँ और मैं किसी भी इंसान का शक्ल को देखना नहीं चाहता हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि वो ये भी कही कि पता नहीं हमें जन्नत मिले या जहन्नम मिले, इस चीज़ का बारे में पता नहीं, लेकिन भाइयों इस बात को ज़्यादा बखरा मत करना, हमारी बात को ज़्यादा बखरा मत बनाना। इसलिए बखरा मत बनाना कि मैं किसी की वजह से किसी के लिए मैं, हालांकि सारा काम आरिफ ने सब उसके प्रेशर माइंड में प्रेशर दे दिया, उनकी वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही है, लेकिन फिर भी वो बदनाम नहीं कर रही है। और इतना लास्ट में ये कहा कि पता नहीं ये नदी हमको संभाले, मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि ये नदी मुझे संभाले, मैं इस नदी के संभालना चाहता हूँ, इस नदी से मोहब्बत करना चाहता हूँ। और मैंने उससे आरिफ से बहुत बेपनाह मोहब्बत किया, लेकिन आरिफ ने मुझे ये कहा कि मुझे आज़ाद होने दो, इसलिए मैं आरिफ को आज़ाद छोड़ रहा हूँ मैं इस नदी में समाने के लिए। तो ये थी, और इसी वजह से इसी की बातों में मेरी माइंड में हमेशा इस तरह का बातें चलता रहा। तो मैंने सोचा चलो एक उस ऐसा प्यारी बहन के लिए एक शेर बना दे। तो आज मैंने आप लोगों की दुआ से और हमारी कोशिश से मैं एक शेर बनाया, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरी खुद की लिखी शायर है, अगर आप सबको अगर अच्छा भी लगे तो प्लीज़ दुआ ज़रूर देना। कि बेखुदी की भी हद हो गई, बेखुदी की भी हद हो गई, लालची की भी हद हो गई, बेखुदी की भी हद हो गई, लालची की भी हद हो गई। निकम्मा आरिफ तूने ये क्या कर दिया, निकम्मा आरिफ ये तूने क्या कर दिया। आज हमारी प्यारी बहन आयशा, आज उनकी मौत हो गई। बेखुदी की भी हद हो गई, लालची की भी हद हो गई। निकम्मा आरिफ तूने ऐसा क्या कर दिया कि हमारी प्यारी बहन की आज मौत हो गई। चलिए, ये बहुत ही दर्दनाक कहानी था, मैं आप सबको इसलिए सुनाया कि क्या करोगे दुनिया में, इस जमाने में हम तो ये कहते हैं कि भाई दहेज के लिए शादी मत करो। अगर अल्लाह ने आपको 2 हाथें 2 पैरें दी, 2 सलामत दी, 2 आंखें दी, सब चीज़ दिए, तो यार कुछ कमा के खाओ यार। क्या किसी के टुकड़े में पलने की आदत बना रहे हो।
ये सब बहुत अफसोस की बात है, हमारे माशरे में यही कुछ बचा हुआ रह गया, क्या बोल रहे हैं। चलिए बस हमारी प्यारी बहन आयशा के लिए सब दिल से दुआ कर देंगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। स्पेशल 2 रकात नमाज पढ़ेंगे खास करके उनके, क्योंकि सुसाइड करने से जो आत्महत्या करता है, शायद हमारे इस्लाम में उनको, शायद ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या जो खुद से सुसाइड करता तो पता नहीं है, ये शायद हमको लगता है कि शायद उसको ये मतलब खुद से बढ़ता है। चाहे कितनी परेशानी हो, उनको सुसाइड नहीं करनी चाहिए। तो हमारी प्यारी बहन के लिए कुछ ऐसा दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। चलिए सबसे पहला हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो चलेंगे, द्विघात समीकरण में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण, इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 है जो, उसका एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊंगा आज। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मतलब, द्विघात मतलब द्विघात, देखिए द्विघात, तो द्विघात 2 शब्द से मिलकर बना है। कितना शब्द से मिलकर बना है? द्विघात 2 शब्द से मिलकर, एक होता है द्वि, ठीक, और एक होता है घात। तो ससुरा देखिए, एक ससुरा द्वि है और एक क्या घात। तो द्वि का मतलब होता है 2 और घात का माने होता है क्या? पावर। देखिए इंग्लिश में मैं लिखना पड़ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्वि का मतलब क्या हो रहा है? 2 और घात का माने पावर। तो द्विघात का मतलब क्या होगा? जिसके ऊपर पावर क्या हो? 2 हो जाए, तो वो हो जाएगा द्विघात। और समीकरण तो आप जानते हैं, समीकरण का जो है, समीकरण जो वर्ड आता है इक्वेशन, ये समीकरण जो वर्ड है, समीकरण में शॉर्ट में लिखा, ठीक है। समीकरण जो वर्ड है, ये दो बातें इनके पे है। एक होता है वेरिएबल, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है चर, ठीक है, चर, और ये वेरिएबल जो होता है अचर, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो होता है, इसमें क्या होता है? चर में होता है ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक चर में, अचर में 1 से लेकर 9 तक, ये अचर मान में आ गया। यानी मतलब संख्या की पद्धति में जो भी रहेगा वो हो जाएगा आपका क्या? वेरिएबल में हो जाएगा, अचर में आ जाएगा। और अगर मतलब लेटर के पदों में जो भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? चर में आ जाएगा। तो ये दोनों बातों से, ये दोनों का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन से समीकरण का इक्वेशन होता है, समीकरण बनता है। दोनों का रिलेशन से क्या बनता है? समीकरण बनता है, दोनों का रिलेशन से। मानते हैं 2x + 3y मान लेते हैं बराबर 2। इस तरह का एक समीकरण आपने पढ़ा होगा, समीकरण बचपन में आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम 2x + 3 = 2 इस तरह पढ़ा होगा। इसमें x आया, 2 आया, 3 आया, 2 आया, तो ये क्या है? ये समीकरण में आ गया, ठीक है। तो समीकरण का जो प्रतिपादन होता है, चर और अचर दोनों मिलकर के बनता है। अगर चर ससुरा अगर नहीं रहेगा तो वो समीकरण नहीं बन सकता है। ससुरा अगर सिर्फ अचर रहने से समीकरण नहीं बनेगा। समीकरण के लिए दोनों ससुरा का होना अनिवार्य है। वो ससुरा है एक चर और दूसरा ससुरा क्या है? अचर, ठीक है। अब आते हैं द्विघात। तो द्विघात मतलब क्या? जिसके ऊपर पावर 2 रहे उसमें क्या होगा? द्विघात हो गया। और जब समीकरण की बात आ जाए तो द्विघात में पावर समीकरण भी कुछ आ जाए तो वो द्विघात समीकरण में आ जाएगा। जस्ट लाइक डेट आपको एग्जांपल में एक दिखा देता हूँ। जैसे कि 2x² + 3x + 2 = 0, ये क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण हो गया। पावर क्या हो गया आपका? 2 हो गया। देखिए पावर क्या हो गया? 2 हो गया। पावर 2 हो गया तो समीकरण द्विघात में आ गया। क्योंकि समीकरण क्यों गया? x का मान भी आ रहा है इसमें, x में आया तो चर और अचर दोनों है। जब चर और अचर दोनों रहेगा तो वो समीकरण में जाएगा, और समीकरण और पावर अगर 2 रहेगा तो द्विघात में रहेगा। अगर पावर अगर 3 रहेगा तो क्या होगा? वो त्रिघात में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, इतना आसान है कि मत पूछिए, ठीक है। किसी को आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलते हैं आप आगे। तो द्विघात समीकरण में समझ आ गया, चलते हैं आप मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 नंबर 4.1, 1 नंबर क्वेश्चन। एनसीईआरटी पैटर्न को मैं पढ़ाता हूँ और आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डॉक्टर केसला को उठा लीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। बहुत ही अच्छी है एनसीईआरटी को, मैं पूरा सिलेबस को मैं पढ़ा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशनाइज मत लीजिए, क्योंकि आपका माइंड है प्रेशर कुकर नहीं कि आप जब चाहोगे दाल पका लोगे, ठीक है। चलिए जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी मतलब आपको चेक करना है कि एक दिया हुआ इक्वेशन टाइप का, उसको आपको चेक करना है कि समीकरण द्विघात में है कि नहीं। x + 1 का होल स्क्वायर,
एक्स एक नंबर दिया हुआ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद इक्वल 2 इंटू क्या है एक्स माइनस 3, यही ना है। ठीक है, कुछ नहीं कीजिए आप देखिए यहाँ पर इस जो कैरेक्टर है, यहाँ पे कैरेक्टर जो देख रहे हैं ससुरा जो है एक्स प्लस 1 है, तो इस ससुरा को आप ए मान लीजिए, ससुरा को बी मान लीजिए। तो आप यहाँ पढ़े होगे एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होगे आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो a प्लस बी, ए की जगह आपका x है, यहाँ पर कुछ भी रहेगा, आम इमली झान मिले कुछ भी रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कौवा भी रहेगा तो कौवा को तुम a मानना, अगर भैंस भी रहेगा तो a मानना, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ भी रहेगा, या भैंस प्लस गाय रहे और का होल स्क्वायर है तो भैंस प्लस गाय का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इतना मतलब ये मत रखिएगा कि a होना जरूरी है b होना जरूरी है, ये एक फॉर्मूला प्रतिपादन करने के लिए a b c को लिया गया है। ठीक है, समझ में आ गई। चलते हैं, x प्लस 1 है तो क्या x का स्क्वायर हो जाएगा, और b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 फॉर्मूला का है और a का मान x है और b का मान क्या 1 है, इक्वल टू इसका मान बताइए 2 को x से गुना करें 2x और 2 को 3 से गुना करेंगे माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 को x से गुना 2x और 2 को x से गुना 1 हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस 2x हो जाएगा, इक्वल टू 2x माइनस 6। देखिए 2x ये प्लस में ये माइनस प्लस में, दोनों प्लस में बराबर के इस पर है तो दोनों को गुस्सा और गुस्सी में चाकू लेकर काट दो। ठीक है, बचेगा ससुरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यह माइनस 6 से इस पार लेके आ जाओ, कान पकड़े खींच के, तो ये भी प्लस में आ जाएगा बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये बराबर 0, ये द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण में है, क्योंकि पावर जो है ससुरा इसके ऊपर पावर क्या है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण में है। अब यह कैसे काटे आपको समझ में आना चाहिए, कैसे काटे सर, 2x को यहाँ प्लस में इस पार बराबर के इस पर जबरदस्ती खींच के लाओगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाता। ठीक है, ये माइनस में था उस पार चले गया तो प्लस में, क्योंकि बचपन में समीकरण पढ़े होगा। ठीक है, एक नंबर बड़ा ईजी था। उसी तरह मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं कि ए 2 3 4 5 6 7 8 सब तो बना लोगे, उसी तरह कुछ नहीं है, सब तो आसान है। नहीं बनाएगा तो प्लीज कमेंट में एक बार बोल दीजिएगा, मैं सारा बनवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए, 2 नंबर असल क्वेश्चन ये सब है, मैं सबको को सब सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब आपको इस रूप में लाना है, आपको दिया हुआ हिंदी में उसको इस रूप में लाना, तो मिटा देते इसको। चलिए बोल क्या रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप ले लीजिए, डायरेक्ट आपको बनाना था डायरेक्ट बनाइए, है ना। मैं आपको सुनाता हूँ, एक आयत है, आयताकार भूखंड बोले, आयताकार बाग बोले, आयताकार मतलब आकृति बोले, कुछ भी मतलब आयत के आकार का है। आयताकार का मतलब आयत के आकार का। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, 2 बातें होती है, एक लंबाई एक चौड़ाई होती है, इसको आप लंबाई मान लीजिए। ठीक है, लंबाई हो गया, यह आपका चौड़ाई हो गया। ठीक है, उसका 2 बातें होगी। अब बोला है कि उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, एक अधिक है। चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जस्ट लाइक दैट आपको लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस है, बोल कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के, तो मणा की चौड़ाई लेना होगा आपको, मणा की चौड़ाई बराबर x ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है तो चौड़ाई x लेंगे, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना तो चौड़ाई x लेंगे। तो अब लंबाई क्या हो जाएगा 2x होगा, 2 गुना है तो। ठीक है, अब बोला क्या 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई जो है तो लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है तो +1। ठीक है, इतना हो गया। डायरेक्ट हम एक पे थोड़ा कर दिए, कोई दिक्कत मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आयताकार का क्षेत्रफल, डायरेक्ट हम लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल, बात वही तो है। आयत का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर बोला है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना है आपका 2x + 1 और चौड़ाई कितना है x इक्वल टू कितना हो गया 58 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ससुरा को क्रॉस मल्टीपल कर दो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस x स्क्वायर 1 से गुना x, इसको इधर से लेके आइएगा -528 बराबर 0। डायरेक्ट आप मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, आपको इतना ही तक लिखने बोला था। ये बहुपद में है क्योंकि द्विघात समीकरण मतलब पावर 2 है। ठीक है, तो ये बहुपद में द्विघात बहुपद का सारा द्विघात समीकरण में।
ठीक है, इतना ही निकालना पड़ा था। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जब हम 4.2 पर आएंगे तो आपको इस तरह का कंप्लीट करा देंगे कि ये कैसे निकलता है, दोनों विधि से बता देंगे। आप अपना निकाल सकते हो कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, निकल जाएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला मान लो, माना कि पहला संख्या क्या होगा, x मान लेते हैं। दो बोला क्रमागत बोला है, और दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। 3 बोलता तो x+3 होता है, वो x+2 होता है। 4 बोलता तो x+3 होता है, चट हो जाता है। ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या 306 है। तो गुणनफल का मतलब गुना होता है, तो x गुने x+1 इक्वल टू कितना होगा 306। तो x को x से गुना करके x², x को 1 से गुना करके x, इसको इधर लेके -306 बराबर 0। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत, कितना आसान था। लैंग्वेज को पढ़िए, पकड़िए, उसका पकड़ के उठा के दिमाग में लाइए और उठा के पटक दीजिए बोर्ड में, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु के गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाती है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। इस क्वेश्चन में लॉजिक है। बोल कह रहा है आप अपने पे डिपेंड लो, रोहन को आप अपने मान लो कि रोहन की जगह में हम है और मेरी माँ रोहन की माँ की जगह है, ये आप डिपेंड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। क्या बोला, रोहन की माँ रोहन से, यानी तुम्हारी माँ तुमसे 26 वर्ष बड़ी है। समझ में आए बात रो। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम आपके पास। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो पहला रोहन की आयु लेना होगा। पहले अगर रोहन की आयु अगर हम निकाल लेते हैं तो रोहन की माँ की आयु में आप 26 वर्ष प्लस कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो रोहन की आयु ले लेते हैं, बराबर क्या होगा x वर्ष कर देंगे। ठीक है, अब रोहन की माँ की आयु कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा x+26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ा है, आपको तो पहले बोला है। ठीक है, ये वर्ष कर दिए, बस समझ आया। अब बोला 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष में मान ले रहे सुरा, अगर आपकी माँ और आप है यानी मैं है, तो जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष अगर मैं आपका बड़ा, जैसे आप 2021 में है, 3 वर्ष बाद आपका, जैसे आपका अभी 7 साल है, तो 3 वर्ष बाद आपका 7 3 10 साल हो जाएगा। तो आपकी माँ का उतना ही रहेगा, 26 साल लगेगा ना, 3 साल उसका ही बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, तो पहला आप 3 वर्ष लीजिए, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, पश्चात रोहन की आयु लिखिए। रोहन की आयु बराबर क्या होगा x+3। पश्चात का माने प्लस हो जाता है, पश्चात जहाँ आ जाए बाद आ जाए वहाँ प्लस कर दीजिएगा, जहाँ पूर्व आ जाएगा पहले आ जाएगा वहाँ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब जब रोहन के लिए रोहन की आयु में 3 वर्ष बढ़ा तो उनकी माँ की आयु में भी बढ़ेगा 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, ठीक है, बराबर क्या होगा x+26 प्लस कितना 3 आया समझ में, क्योंकि 26 तो ऑलरेडी x+26 था, तो 3 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा तो 3 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा। तो इसका एग्जैक्ट निकाल लो कितना हो जाता है x+29, 26 और 3 29 ना होता है, निकल गया। अब बोला क्या, दोनों का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल कितना है 360 है। ठीक है, रोहन की आयु क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाँ उनकी आयु का गुणनफल, तो डायरेक्ट हम ले देते हैं आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है 360 है। तो आयु का गुणनफल एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, रोहन की माँ और रोहन की आयु। तो x+3 गुने x+29 इक्वल टू कितना 360। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस ससुरा को इससे गुना कीजिए तो x², ठीक है,
इम्प्लास का चिन्ह देना मत भूलिएगा। हम भूल जाए अलग बात है, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में लिखना आप लोगों को, हमको नहीं है। एस को इससे गुना गया क्या, 29x, ठीक, इसको इससे गुना गया प्लस 3x, इसको इससे गुना करना क्या होगा, प्लस कितना होता है गुना करना 38 40, ओह 38 40 कैसे होगा, सॉरी 9 होता है 27 के साथ आ मिला 2, 3 दूनी 6 2 8 87 इक्वल टू 360, ठीक है। एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना 32x बराबर क्या जाएगा 360 माइनस 87, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर कितना हो जाएगा 273, हो गया। अब उसको उधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। कितना आसान में था, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या है कि आपको माइंड में थोड़ा सा सही रखना है, माइंड को क्लियर रखना है, सब ससुर अपने आप बनेगा। और मैथमेटिक्स में क्या, जितना मैथमेटिक्स में डरोगे बाबा उतना ही मरोगे। मैथमेटिक्स को जादू की तरह बनाओ, जिस तरह जादू तक तो ना मजा आता है उसी तरह चुटकी बन जाएगा। बस खाली दिमाग को साफ रखना, अगर दिमाग साफ ना रहे तो बाबा रामजोदास का वो ये खा लेना, क्या बोला, चूरन आता है राजा बाबा रामजोदास चांचर का एक चूरन आता है, गरम गरम चूरन खाओगे तो गरम गरम गैस भी छोड़ेगा बाबू, तो फिर टॉयलेट जाओगे तो सारा मिस्कूल आएगा फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, मिटा दो इसको, ठीक है मिटा देते हैं इसको, मिटा देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा क्या एडजस्ट करेंगे, मिटा देते हैं, चलिए। लाइफ में एडजस्ट करके चल के बहुत दिक्कत होगी, आप एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ तो बस देखिए क्वेश्चन को बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है और भी आसान बनाना है। वो बनाया कैसे, जब आप क्वेश्चन को भूत नहीं समझेंगे, क्वेश्चन को दोस्त समझेंगे, दोस्त, क्वेश्चन को जब दोस्त समझेंगे, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रही तो 2 बार पढ़िए, 2 बार में नहीं समझ में आ रही तो बार बार पढ़िए, जितना बार में समझ में आ जाओ उतना बार पढ़िए आप। ये आपको मैं कह रहा हूँ, खास कर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, नहीं तो पैसा ऐसा चलेगा फिर चला जाएगा बाहर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान जगह तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर कम होती है, तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम अधिक लेती है। देखिए क्वेश्चन को पहले सुनिए, ससुरा रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, जान दो रेलगाड़ी ना, ये रेलगाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी है। अरे यार मेरा रेलगाड़ी नहीं बना, तुम लोग टेंशन मत लेना, रेलगाड़ी है, ठीक है, कहाँ है ये रेलगाड़ी, ठीक। अब बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, ये रेलगाड़ी समान चाल से मतलब धक 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 करके चलता है, नहीं मतलब उसकी चाल में कोई स्पीड नहीं, मतलब ये मतलब कम बेसी नहीं है, समान चल रहा। तो अब मान लेते हैं कि चाल में कम बेसी नहीं है, तो x किलोमीटर मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हो, मान लिए, तो वो दूरी जो है कितना, इसको दूरी यानी मतलब यहाँ से तक की दूरी जो है, दूरी को तय करने में, दूरी जो है 480 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, तय करने में लगा समय, ये बात नहीं बता रहा, लेकिन ये x किलोमीटर के 480 किलोमीटर की दूरी को तय करता है वो, ठीक है। कितना मैं तो तय करता है समय की बात इंडिकेट नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद एक अगला बात बोला, एक समीकरण तो यहाँ बन गया आपका, ये दूसरा समीकरण में क्या कह रहा है कि यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में कम कर दी जाए, तो एक चाल तो ये हो गया, दूसरा बोला गया चाल में x किलोमीटर प्रति घंटा कम कर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो x में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है दूरी तो वही रहेगा, दूरी वही रहेगा, तो उसको तय करने में, उसको वहाँ तक 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको समय 3 घंटा अधिक लेता है। समय कितना 3 घंटा अधिक लेता है, 3 घंटा लेता है अधिक। समझ में आया क्वेश्चन, कोई समझ में आ रही है, नहीं आ रही, देखिए ट्रेन वही है, समान चाल चल रही है, बात क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि वो सिर्फ चाल में अगर इतना डिफरेंस कर दिया तो जाहिर सी बात दूरी तो वो चेंज नहीं होगा। अरे तुमको यहाँ से पटना दूर जाना है तो ट्रेन से जाओगे ना बाबा तो तुमको पटना पहुँचोगे, बस से जाओगे तो पटना नहीं पहुँचोगे, हाँ दूरी तो वही रहेगा पटना मेन। तो कहने का मतलब है सिर्फ चाल में बहुत है, हाँ लेट, अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो हो सकता है पहले पहुँचोगे, बस से दूर लेट से पहुँचोगे, तो उसकी डिफरेंस चाल इसका कम बेसी होगा, उसका एक रफ्तार हो जाएगा।
तो जस्ट लाइक दैट यही पे हो गया बात है, मैंने समझाने का बात यही था। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन जब समझ में आ गया तो कोई बात ही नहीं है। ये देखो ट्रेंड तो खूबसूरत बन गया, तुम लोग छाप लेना। अब बोलना सर है अपना तारीफ कर रहा है बाबू, मेरा ठिका जो दुनिया वालों ने ठिका ले लिया बुराई करने का, तो हम तारीफ कर रहे हैं अपना। हाँ, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समझ से चलता है। तो पहले आप एक काम कीजिए, हम डायरेक्ट लिख लें क्या। क्वेश्चन नंबर 4, माना कि रेलगाड़ी की समान चल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बोला रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, रेलगाड़ी की समान चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल तो बराबर यहाँ लिखते हैं 16 के नीचे, ठीक है। तो जब उसमें कम करेंगे तो क्या होगा, x - 8 हो जाएगा, चाल यानी चाल डॉट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब दूरी तो 16 भाई है, तो रेलगाड़ी को तय करने में लगा दूरी, डायरेक्ट लिख दो रेलगाड़ी, इतना लिखोगे क्या यार, दूरी लिखो ना डायरेक्ट यार। दूरी बराबर क्या था, 480 है ना, 480 है ना, हाँ 480 किलोमीटर दूरी है, ठीक। अब बोला क्या, आपको जब वो इतना ही करता है तो 3 घंटा आदि से मिलता है, समय 3 घंटा आदि से मिलता है। तो हम डायरेक्ट हिंदी में ले देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि जब चाल में क्या, चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करने पर लगा समय कितना, 3 घंटा लगता है ना, समय कितना 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर जब कम लगता है तो यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसको चाल में कम कर दिया तो 3 घंटा लगता है। तो यहाँ पर समय का फॉर्मूला बढ़ाइए, समय का फॉर्मूला समय तो ऑलरेडी यहाँ है, समय का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे चाल बराबर कितना, 3 घंटा, तो 3 घंटा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दूरी बटे चाल, यहाँ पे चाल 2 है लेकिन दूरी एक ही है, तो दूरी बटे चाल है, दूरी कितना है 480, ठीक, बटे चाल कितना है, तो पहला x था समान चाल से। अब समान चाल में माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कम करने पर बोला है। अगर यहाँ पर अधिक करने पर होता तो यहाँ पर प्लस कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कम करने पर बोला है, तो क्या करेंगे 480 बटे x, और क्या होगा 480 बटे x - 8 = 3, क्योंकि यहाँ 2 चाल है तो 2 ठो ये होगा, एक तो मैंने समान चाल से उसको माइनस करेंगे तभी ना एक्जेक्ट वैल्यू निकलेगा मेरा, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए, इन 16 को एलसीएम कर लीजिए, तो x × x - 8, ठीक, x खत्म हो जाएगा, बचाइए तो ये 480x माइनस कितना होगा, 3840 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का फॉर्मूला माइनस 480x डायरेक्ट कर दिया हम यहाँ पे बराबर 3, इतना तो तुम लोगों को आता ही है। इसको काट दीजिए, ठीक है, इतना का समझ में आ गया। अब बचा कितना यहाँ पे, कुछ नहीं तो 1, इसको इससे गुना कीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा 3x डायरेक्ट कर 3x² माइनस 8 × 24 = कितना होगा, इस पर जाएगा तो 3840, ठीक है, माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा। अब 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 8, कहाँ x आएगा, हाँ सॉरी x हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 8x बराबर क्या होगा माइनस 3840। अब x² माइनस 8x बराबर 3840 माइनस में था बाई 3, क्योंकि ये था उस पर, ये 3 है, उसको उस पर लेके जाएंगे तो भागा में जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 3 × 24 1280 यानी 1280, ठीक है, कट गया। उसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ससुरा को x², ससुरा ने तो गुस्सा करेगा, x² माइनस 8x प्लस आ जाएगा, इधर आएगा तो 1280 बराबर 0। ये आपका रिजल्ट निकल गया सामने में, ठीक है।
देखिए कहीं पर दिक्कत अगर हो तो फिर हमको बोलिएगा कमेंट में प्लीज़। और यहाँ देखिए मैं इम्प्लाइज देना छोड़ दिया हूँ भाई लोग, आप लोग थोड़ा इम्प्लाइज देना मत छोड़िएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इम्प्लाइज इंपॉर्टेंट है, खास करके मैथ में इम्प्लाइज देना मत भूलिएगा, ठीक है।